नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको साइकोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया था। अगर आपने उस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 10 क्वेश्चन से यही सब क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में कराया था। तो सिंपली आपको इस वीडियो को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और आज की जो वीडियो है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बुद्धि का क्या तात्पर्य है? जो आपने पढ़ा होगा इंटेलिजेंसी, तो पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी से आप क्या समझते हैं, विजडम से आप क्या समझते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि बुद्धि किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे आसपास कोई बच्चा रहता है, कोई व्यक्ति रहता है, तो कब उसे हम बुद्धिमान कब समझते हैं? जब उसमें परिवेश को समझने की क्षमता, विवेकपूर्ण चिंतन करने की क्षमता, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। मतलब कह रहा है कि बुद्धि शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपनी परिवेश को समझने की क्षमता से, विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। संसाधन का मतलब समझते ही हैं आप लोग, हमारे आसपास की जो चीजें जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो कहता है कि इंटेलिजेंस वर्ड का मीन्स क्या है, मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने परिवेश यानी आसपास, परिवेश जो गया जहां पे रह रहा है, समझने की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने से के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। यानी कि जो भी संसाधन उसके पास है उसको अच्छे तरीके से वो चला सके। किस तरह से, आप लोग एक सिंपल वे में समझिए। क्या कहते हैं, जब हम किसी का शादी विवाह करते हैं तो कहते हैं कि हमें भाई लड़की क्या चाहिए, तो बुद्धिमान चाहिए, तेज चाहिए, जो कि घर को संभाल कर चला सके। तो इसी प्रकार से बुद्धि का तात्पर्य समझ सकते हो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए, मैंने शुरू में भी आपको बताया है। चलिए, बहुत अच्छी है, आप लोग जुड़ चुके हैं हमसे, सभी को आवाज क्लियर जा रही होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बौद्धिक विकास क्या है? अब कह रहा है बुद्धि तो हम लोग समझ गए हैं बुद्धि क्या है, लेकिन अब बौद्धिक विकास क्या है? तो बस बुद्धि का ही एक समझिए कि अंतःक्रिया है। मतलब बौद्धिक विकास अनुवांशिक कार्य को प्रकृति तथा पर्यावरण दशाओं पोषण के मध्य एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी यहाँ पर बुद्धि आपको दिखाता है, और अगर आप बुद्धि को किसी के सामने सीधी किसी के सामने दर्शाते हो तो उसे हम लोग बौद्धिक विकास कर देंगे ना, कि इसके बुद्धि का विकास हो चुका है, तो आप लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। किसी तरह की दिक्कत हो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बता दिएगा। हाँ, दिक्कत को कमेंट में बता दीजिएगा। प्रिया मिश्रा को भाषा नीति समझने में कठिनाई है। मैं अगले वीडियो में जब बनाऊंगा राजनीति शास्त्र का तो उसमें आपको करा दूंगा। इसी तरह से आप लोग भी नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हो, मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। अच्छे आहार से आपका क्या तात्पर्य है? अच्छा आहार यानी कहा गया कि जो हम लोग फूड भोजन करते हैं उसमें अच्छा आहार आप कैसे जानोगे कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये अच्छा भोजन है, अच्छा पोषक तत्व हमारे लिए। तो कहता है कि अच्छा आहार वह है जो कि स्वास्थ्य को बनाए रखने या उसे सुधारने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हम लोग जीने के लिए ही नहीं करते हैं। एक अच्छे आहार का हम लोग क्या करते हैं, तो अपने अंदर इनहेलिंग करते हैं, अच्छे आहार को लेते हैं। बैलेंस डाइट आप लोग समझते होंगे, संतुलित आहार। संतुलित आहार आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। तो समझिए कि वही यहाँ पर है, अच्छे आहार के नाम से आपको जाना जा रहा है यहाँ पे। तो कहता है कि अच्छा आहार वह है जो कि स्वास्थ्य को बनाए रखने या उसे सुधारने में मदद करता है। यह कई चिरकालिक मतलब दीर्घकालिक, जैसे मतलब बहुत दिनों से आ रहे स्वास्थ्य जोखिम, जैसे कि मोटापा हो गया, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम लोग अच्छे आहार का सेवन करते हैं, अच्छे आहार को खाते हैं, अच्छे आहार को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो हमारे जो बड़ी बड़ी जो स्वास्थ्य जोखिम है, जैसे कि मोटापा हो गया आपका, एग्जाम्पल के तौर पे हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया, कैंसर, ये सब से हम लोग क्या करते हैं, तो रोकथाम कर सकते हैं। और फिर कहता है नीचे हमारा
एक स्वस्थ आहार में समुचित मात्रा में पोषक तत्व यानी प्रोटीन, विटामिन, फैट्स जो भी होते हैं वगैरह वगैरह, कार्बोहाइड्रेट जितने भी मात्राएं होनी चाहिए वे सब क्या रहते हैं तो स्वस्थ आहार में मतलब कि अवेलेबल रहते हैं। और पानी का सेवन शामिल है, तो पानी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, जल ही तो जीवन है। कहा जाता है पोषक तत्व कई अलग खाद्य पदार्थों से प्राप्त किए जा सकते हैं। पोषक तत्व बिल्कुल आप अगर मतलब खाते हो, भोजन करते हो, दाल खाते हो घर में, मुर्गा खाते हो, मछली खाते हो, मतलब सभी चिकन बनाते हो, फिश है, इस सब में भी पोषक तत्व आपके लिए अवेलेबल है, तो आपको पता ही होगा। अतः विस्तृत विविध आहार मौजूद हैं जिन्हें स्वस्थ आहार माना जा सकता है। स्वस्थ आहार हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो कहा गया स्वस्थ आहार यानी अच्छा आहार। तो आप सिंपली वे में लिख सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़े होते तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते थे। और ये 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो वर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है, आप लोग याद रखोगे। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाएंगे भी, और यही सब क्वेश्चन आते भी हैं। देखिए ये जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में लगभग 2 बार पूछा जा चुका है, 2019 में और 2011 में भी पूछा गया है। अच्छे स्वास्थ्य से आपका क्या तात्पर्य है? अब बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा माइंड में कंसेप्ट रखेगा तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य से आपका क्या तात्पर्य है, यानी गुड हेल्थ। गुड हेल्थ किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गुड हेल्थ? तो कहता है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक कुशल क्षेम की अवस्था ही स्वास्थ्य है, न कि केवल रोग अथवा अशक्तता का अभाव। कहता है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक कुशल, यानी कि आपके दिमाग में शारीरिक खुशी भी रहे, आपके शरीर में मानसिक खुशी भी रहे और सामाजिक रहे, आध्यात्मिक भी रहे। तो ये सब जो होता है यही स्वास्थ्य है, ना कि केवल रोग। ऐसा नहीं कि रोग हमें कुछ भी नहीं है, ना तो हमें कैंसर है, ना तो हमें हैजा है, कलरा है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी हम ना तो समाज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ना तो अपने परिवार को समझ रहे हैं, तो उसे वो अच्छा स्वास्थ्य आपके पास नहीं है। तो सकारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत आपके जो निम्नलिखित निर्मितियां आती है, जैसे स्वस्थ शरीर। सकारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्नलिखित निर्मितियां आती है, जैसे आपका हो गया स्वस्थ शरीर। और देखिए एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य का है या सकारात्मक स्वास्थ्य का है, क्योंकि 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें इसी क्वेश्चन को सकारात्मक स्वास्थ्य लिख कर दर्शाया है। तो आप वहां डरिएगा नहीं, सकारात्मक स्वास्थ्य कहिए या अच्छे स्वास्थ्य कहिए, एक ही बात है। तो सकारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्नलिखित निर्मितियां आती हैं। स्वास्थ्य स्वस्थ शरीर, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत संबंध, जैसे गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत संबंध, जैसे मेरा और आपका संबंध। आप भी अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं, ये पढ़ा रहे हैं हमें, भले ही हम मतलब आप ही की एज के हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं हमें, तो क्या ये मेरे टीचर हैं, ऐसा आप लोग हमें भी देते हो। मतलब आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल होकर हमें क्या देते हैं, तो एक दर्जा देते हैं। तो इसी तरह से करा उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत संबंध, जीवन में उद्देश्य का बोध। अब देखिए आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो किसी को आईएएस बनना है, किसी को बीपीएससी क्रैक करना है, किसी को बैंकिंग करना है, तो रेलवे में जाना है, बहुत से आप लोगों के लक्ष्य होंगे, या बिजनेस ही खोलना है, कि टीचर बनना है, बहुत से आप लोगों के लक्ष्य होंगे। तो वही सब जो होता है जीवन के उद्देश्य का बोध, ये अच्छे स्वास्थ्य का तात्पर्य है। आत्मसम्मान, यानी कि अपना जो सम्मान है उसे खोना तो कभी चाहिए नहीं। आत्मसम्मान अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं ना, जीवन के कृतियों में प्रवीणता, दबाव, अभिघात एवं परिवर्तन के प्रति स्थिति स्थापन, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक तरह से अच्छा स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि अपने वातावरण में, अपने आसपास में हम लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, मतलब एक रिस्पेक्टेड लाइफ जिए, अपने शरीर को अच्छा रखें। सकारात्मक यही स्वास्थ्य होता है। विशेष रूप से जो कारक दबाव के प्रतिरोध का कार्य करते हैं तथा सकारात्मक स्वास्थ्य को सुकुड़ बनाते हैं, वह है आहार, व्यायाम, सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक चिंतन तथा सामाजिक अवलंब। तो आप लोग याद रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। पीडीएफ में इसका आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? पर्सनालिटी बनाइएगा तभी ना अट्रैक्शन दिखेगा। तो उसी वही बात कर रहा है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, पर्सनालिटी से क्या समझते हैं। आपको लग रहा होगा छोटा मोटा क्वेश्चन, बट ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। 2019 में, 2017 में, देखिए मैं लिख भी देता हूँ, 2019 में, 17 में, आप लोग ध्यान देना, 15 में
और 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 साल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। व्हाट इज पर्सनालिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए पर्सनालिटी कहता है, तो पर्सनालिटी का मतलब यही ना हो गया, अच्छा हेयर स्टाइल रहना चाहिए, बोलने की शैली अच्छी रहनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आप अगर कभी डॉक्टर के पास गए होंगे हॉस्पिटल में, तो हम लोग कैसे जानते हैं कि वो डॉक्टर है? देखते हैं कि व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हुए है, टाई लगाए हुए, मतलब जो आप लोग जनरली जो डॉक्टर का जो होता है पहचान, तो हम लोग जैसे ही देखते हैं तो समझ जाते हैं कि नहीं ये डॉक्टर है। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि नहीं ये पुलिस है, पुलिस का वर्दी पहने हुए है, तो उसी को कहते हैं पर्सनालिटी। कोई स्टूडेंट है टाई लगाए हुए, तो हम समझ जाते हैं कि नहीं पढ़ कर आ रहा है, स्टूडेंट है। तो पर्सनालिटी होता है, अगर बाल उल झाड़ के, बाल उल अच्छे से मतलब कंघी उंगी करके रखिएगा, गाँव घर में चलिएगा, तो आपको क्या है कि ना उसका जो बेटा है बहुत अच्छे पर्सनालिटी के साथ रहता है, बहुत अच्छी मतलब उसके पास पर्सनालिटी है। तो ये होता है पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व से आपको समझ आ गया होगा। इसके अनुसार लोग 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो जो मैंने आपको बताया वो बाहरी पर्सनालिटी था, बहिर्मुखी था जैसे देखकर पता चल जाए। अंतर्मुखी हो गया जो आपको पता न चले उसके अंदर के गुण को कहते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, कंफर्म तो नहीं हो सकता हूँ ना। बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत लोगों को नहीं भी आ रहा होगा। आप लोग लाइव चैट में कुछ लिखते नहीं हो, कुछ लिखना चाहिए कि मतलब कहाँ नहीं समझ में आया, कोई वर्ड प्रॉब्लम हुआ या कुछ, या नहीं तो कम से कम कमेंट में लिख दिया कीजिए, अगली वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको ना। 100 देना है, 100% में 100% आपको देना है। और इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें किसी तरह की संशय नहीं है। 16 है हमारा, प्रेक्षण क्या है? प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन स्किल। मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में इस क्वेश्चन को कराया था, मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी था। प्रेक्षण कौशल क्या है, देख रहे हैं आप लोग, प्रेक्षण कौशल क्या है मैंने आपको कराया था। तो दोस्तों आप लोग समझिए प्रेक्षण क्या है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है, मुझे सारे क्वेश्चन नंबर भी याद रहते हैं, मैं कराता हूँ, तो आप लोग भी इसी तरह से याद रखिए। कहता है प्रेक्षण में व्यक्ति के नैसर्गिक, नैसर्गिक कहने का मतलब होता है नेचर, प्रकृति ने जो दिया है, प्रकृति यानी कि जो उसका नेचर है। तो प्रेक्षण में व्यक्ति के नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तक तात्क्षणिक व्यापारक घटनाओं की व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख तैयार किया जाता है। जैसे कैसे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि प्रेक्षण कौशल का तात्पर्य होता है सूचनाओं को देखकर समझने से। कोई मनोवैज्ञानिक चाहे वह शोध कर रहा हो या किसी क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा हो, वह ज्यादातर समय जो होता है सावधानी पूर्वक सुनने में, ध्यान लगाने में, ध्यान देने में, प्रेक्षण करने का कार्य करता है ना। ये सब आपको मैंने बताया था, क्लियर होगा। ये क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस वीडियो से ही क्लियर होगा, बस ये क्वेश्चन को पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे लाया, और इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस बार जो है कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे, डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन होंगे, उसे जरूर से जरूर याद कर लेना आप लोग, क्योंकि डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके यहाँ से क्वेश्चन, आपके जितना क्वेश्चन आपको बनाना है आप आसानी से टच करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, फिर भी आप लोग अपनी मेहनत भी जारी रखिएगा। मनोवृत्ति अभिवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति अभिवृत्ति क्या है? देखिए, मनोवृत्ति कहिए चाहे अभिवृत्ति कहिए, मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड सभी के पास, एटीट्यूड के बारे में सभी लोग जानते हैं। बिना एटीट्यूड के हम चल नहीं सकते हैं, कोई हमें वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं रहता है। अगर आप में एटीट्यूड नहीं है तो कोई वैल्यू देने के लिए आपको तैयार नहीं है, कोई आपको मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इस वीडियो में आपको मूल्य क्या है इस पर भी क्वेश्चंस को मैंने लाया है। तो मनोवृत्ति अभिवृत्ति क्या है? सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, तो उनके अंदर एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है, अभिवृत्ति कहलाती है। यानी मनोवृत्ति कहिए चाहे अभिवृत्ति कहिए, एक ही बात है, एटीट्यूड ही होता है, ठीक ना, दो नाम है। तो कहता है कि सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में, यानी किसी व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो उनके अंदर एक व्यवहारात्मक यानी बिहेवियरल नेचर के रूप में विद्यमान रहती है, उसे अभिवृत्ति कहलाती है।
तो ऐसे भी आप लोग जनरली आप कहना नहीं चाहिए, मतलब जनरली आप लोग एटीट्यूड के बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट है अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। अभिवृत्ति क्या है? तो एक मन की क्या है? अवस्था है जी। किसी विषय के संबंध में विचारों का पुंज है जिसके मूल्यांकन, एक मिनट रुक जाइए तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ। चलिए, मूल्यांकन परक विशेषताओं सकारात्मक नकारात्मक अथवा तटस्थता का गुण पाई जाती है। तटस्थता मतलब समझ रहे हैं, सकारात्मक नकारात्मक भी आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अभिवृत्ति के 3 घटक कौन से हैं? मैंने यहाँ पे ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने अभिवृत्ति पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लाए हैं। तो आप लोग देखिए अच्छे से, अभिवृत्ति के 3 घटक कौन से हैं? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा अभिवृत्ति के 3 घटक निम्नलिखित हैं। शायद आपने इसका नाम अलग अपनी किताब में पढ़ा होगा। जैसे देखिए, विचार परक घटक है, पहला विचार परक घटक है कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। दूसरा है आपका सांवेगिक घटक अफेक्टिव कंपोनेंट्स। और थर्ड है आपका क्रियात्मक घटक बिहेवियरल कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आप याद रखना, एक कहा गया, इसको शॉर्ट नेम भी दिया गया है। ए से अफेक्टिव हो गया, बी से बिहेवियर हो गया, सी से कॉग्निटिव। तो एबीसी मॉडल भी इसको नाम दिया गया है। अभिवृत्ति के घटक को एबीसी भी हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो ये सभी आप लोग याद रखोगे। और अभिवृत्ति के 3 घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला आपका तो पता चला विचार परक घटक, लेकिन आपने क्या पढ़ा होगा? शायद आप संज्ञानात्मक घटक पढ़े होंगे। तो विचार परक घटक को ही संज्ञानात्मक घटक कहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होइएगा। याद रखिए, विचार परक घटक को ही संज्ञानात्मक घटक कहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सांवेगिक घटक कहने का मतलब हो गया आपका भावात्मक, ठीक है। भावात्मक घटक आप पढ़े होंगे तो भावात्मक हो गया। और क्रियात्मक घटक कहने का मतलब आपका हो जाएगा व्यवहार परक यानी बिहेवियरल कंपोनेंट। तो यही आपने किताब में पढ़ा होगा, केवल ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, अन्य नाम है इस सभी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अभिवृत्ति के 3 घटकों को संक्षेप में क्या कहा जाता है? मैंने अभी बताया एबीसी कहा जाता है। अभी संक्षेप में अभिवृत्ति के 3 घटकों का उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर अभिवृत्ति का एबीसी घटक कहा जाता है। एबीसी घटक के नाम से जानते हैं किसको? तो अभिवृत्ति के घटकों को। ए से आपका हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट्स, बी से बिहेवियरल कंपोनेंट्स और सी से हो गया कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। विचार परक घटक, सांवेगिक घटक और क्रियात्मक घटक। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 20, अभिवृत्ति के 2 सन प्रत्यय के नाम लिखिए। तो अभिवृत्ति के मुख्य जो 2 सन प्रत्यय हैं साथियों, आपका विश्वास और मूल्य है। विश्वास, ट्रस्ट और वैल्यू। ट्रस्ट और वैल्यू जो है आपके एटीट्यूड के 2 मेन जो है आपके सन प्रत्यय हैं। कहते हैं ट्रस्ट नहीं है, वैल्यू नहीं देते हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अभिवृत्ति की कितनी प्रमुख विशेषताएं हैं? अभिवृत्ति की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी भाई? तो अभिवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। तो अभिवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला आपका कर्षण शक्ति, सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है। इसमें मैं आपको, जब अभी तो मैं आप लोग को केवल शॉर्ट क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें इन सभी का एक्सप्लेनेशन वाली बात मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका चरम सीमा। थर्ड है आपका सरलता या जटिलता, बहुविधता। और डी है आपका केंद्रिकता। तो याद रखना है, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा, छवि निर्माण किसे कहते हैं? छवि का मतलब समझते हैं? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाओ, किसी के सामने अपना इमेज बनाओ। साइकोलॉजी में यही बताता ही है, मनो को विज्ञान, मनोविज्ञान है। तो छवि निर्माण कहने का मतलब हुआ कि बताता है कि इमेज का फॉर्मेशन करो, किसी के सामने अपनी छवि को दर्शाओ, इमेज बनाओ। जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, इसी को छवि निर्माण कहा जाता है। छवि निर्माण कहने का मतलब, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं का बारे में अनुमान लगाते हैं, इसी को छवि निर्माण कहते हैं। तो याद रखना सभी लोग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्वास की परिभाषा लिखिए। व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट कीजिए हम पे, मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, मैंने ऐसा बोला भी है। तो 24 है, विश्वास की परिभाषा लिखिए। व्हाट इज ट्रस्ट? तो विश्वास क्या है? विश्वास एक तरह की एटीट्यूड के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करते हैं। विश्वास में मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इसके संज्ञानात्मक घटक कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो 2 विश्वास और मूल्य संप्रत्यय हैं। तो यहाँ कहता है हमारा
कि अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करते हैं तथा ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिन पर अभिवृत्ति टिकी है, जैसे ईश्वर में विश्वास। अब ये अभिवृत्ति हमारा टिका हुआ है कि मुझे ईश्वर में मेरा विश्वास है, अभिवृत्ति आपकी टिकी हुई है, तो याद रखना ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे साथियों, तो आप लोग अगले वीडियो का वेट कीजिए। कल इसी समय पर हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। मूल्य से आप क्या समझते हैं, वैल्यू दीजिए। व्हाट इज मूल्य, व्हाट इज वैल्यू, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू। तो मूल्य ऐसी अभिवृत्ति या विश्वास है जिसमें चाहिए पक्ष निहित रहता है, मुझे चाहिए तो चाहिए। और जैसे आचार परक या नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य कहिए या आचार परक मूल्य कहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके दोस्त होंगे अगल बगल यानी जो भी क्लास व्लास के फ्रेंड होंगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। पीडीएफ लेना ना भूले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार। टेक केयर ऑल ऑफ यू।